नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। इतिहास लेक्चर सीरीज को हम क्रैश कोर्स के रूप में पहले देख चुके हैं और यहाँ पे दोबारा से कंप्लीट फुल लेक्चर सीरीज आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो एक दो एजम्पशंस रहेंगे। सबसे पहला एजम्पशन ये रहेगा कि आपने क्रैश कोर्स देख लिया होगा और उस क्रैश कोर्स में आपने हिस्ट्री का जो इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की है वो इंटरेस्ट आपने डेवलप कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम इतिहास को, एंशियंट हिस्ट्री को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो शब्द है इतिहास, इति प्लस हास, ऐसा जो घटित हो चुका है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसानी से पहले समझ चुके हैं। इसमें मैं क्रैश कोर्स वाली कुछ चीज़ों को शुरुआत में रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। तो कुछ एक चीज़ों को मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इति प्लस हास, ऐसा जो घटित हो चुका है। लास्ट सेकंड निकल गई, वो भी इतिहास में हो चुका है। अब हमें इतिहास पढ़ना है किसका? मानव का। और वो भी कौन से क्षेत्र में? भारत, क्योंकि जो लेक्चर सीरीज है उसका नाम क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज जो हमेशा होती हैं। पहली बात तो इतिहास से सबको डर लगता है। जब शुरुआत करते हैं इतिहास पढ़ना कोई भी स्टूडेंट, तो पहले डर लगता है। मैं भी डरता था इतिहास से। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि डेट्स को रटना होता था। याद करते जाओ, राजा महाराजाओं के नाम याद करते जाओ और डेट्स को, फिक्स डेट को और समय को याद करते जाओ। तो वो एक बोरिंग सब्जेक्ट होती थी। और मैंने जैसा कि कहा कि हम तीन चीज़ों को यूज करते हुए पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टोरी से, उसके बाद में उस स्टोरी में कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं और लास्ट में एग्जाम के हिसाब से उसमें फैक्ट जोड़ देते हैं। तो क्रैश कोर्स में ज़्यादातर चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट और कॉन्सेप्ट उतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाए कि मेंस में आप आंसर राइट कर सकें। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं शामिल करूँगा, किसी भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ूंगा, ताकि आप मेंस में आंसर राइटिंग भी कर सकोगे। ओके, तो सबसे पहली बात, ये कोर्स रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इस कोर्स की खास बातें क्या रहेंगी ये देख लीजिए। पहले तो सबसे पहला, ये हमारा आईएएस और आरएएस के टारगेट करके ही हमने ये कोर्स बना रहे हैं। पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। इसके बाद में जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें मैं हिस्ट्री थ्रू मैप्स पढ़ाने वाला हूँ। करीब करीब 50 के आसपास मैप मैंने एक साथ में शामिल करे हैं और मैप के थ्रू मैं हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। एक ओवरव्यू, जिस समय मनुष्य ने जन्म लिया है भारत की साइड में, जब से आदि मानव आया है तब से लेकर और आज तक का मैप कैसा रहा है, पूरे वर्ल्ड का भी बीच बीच में मैंने शामिल किया है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तो वो यूनिक चीज़ रहेगी। 50 मैप एक साथ में है उसमें क्लियर तरीके से। ठीक है, तो आईएएस और आरएएस के टारगेट में है कंप्लीट। फुल कोर्स है, प्री और मेंस में यूजफुल रहेगा। और जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज यूनिक, कुछ ना कुछ विशेष मिलेगी। नॉर्मल नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो फिर हमारे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैप्स यूज होंगे, इमेजेस यूज होंगी और शॉर्ट वीडियोज। यहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट वीडियोज बीच बीच में डालता रहूँगा, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी उस समय की इमेजेस की। ठीक है, बाकी हम अपने एप्लीकेशन पे 500 प्लस प्री के क्वेश्चंस जो हैं वो क्विज के रूप में डाल चुके हैं। उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डिस्कशन वीडियो उनकी बना दी जाएगी। एंड टाइम जैसे बढ़ेगा आगे तो डिस्कशन वीडियो मेंस की भी हम शुरू करेंगे एंशिएंट। ओके, तो पहला सवाल, इतिहास क्या है? ये तो आपको जवाब मिल चुका है। ठीक है, इतिहास क्या है? ऐसा जो घटित हो चुका है। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी सवाल आएगा। आप इतिहास ही क्यों पढ़ें? पहला तो आंसर मिलेगा कि भाई साहब कि पेपर में आता है इसमें से सवाल और हमें पेपर क्लियर करना है, इसलिए इतिहास पढ़ना है। ठीक है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। अगर आईएएस की बात करें तो मेंस में अलग अलग पेपर 1 पेपर 2 में अलग अलग जगह, इकोनॉमिक्स में भी रोल रहता है, सोशियोलॉजी में भी रोल रहता है। तो वहाँ पे अलग अलग जगह रोल है। तो एक तो हो गया आपका पेपर में सवाल आते हैं इसलिए हमें पढ़ना है, ये तो मजबूरी है। दूसरा, इतिहास से क्या है, हमें सबक मिलते हैं। इतिहास में क्या घटित हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ और क्या नेगेटिव हुआ, उससे हमें सबक मिलेगा। और उस सबक को हमें सीखना है कि आगे आने वाले समय पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सबक जैसे मिलता है जो इतिहास बताता है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद राज्य के लिए उन्होंने अहिंसा की नीति अपना ली या शांति प्रियता की नीति अपना ली। लेकिन वो शांति प्रियता की नीति जो होती है वो राज्य के लिए जो है वो एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। आपको राज्य चलाना है तो आपको सब तरीके की नीतियों का पालन करना होता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ होना चाहिए। उस तरीके के इतिहास में आप जब महापद्म नंद या अपना
चाणक्य की कहानी सुनेंगे, अलेक्जेंडर की कहानी सुनेंगे, मराठा साम्राज्य की कहानी सुनेंगे, मुगलों का भारत में आगमन की कहानी सुनेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भारत में प्लासी का युद्ध जीतना और वो सब कहानियाँ सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि हमारे लोगों ने ही बहुत सारी गलतियाँ की, जिसके कारण हम पे बीच बीच के समय में विदेशी लोग जो लोग हैं वो आए और हम पे शासन करके चले गए। एक तो सबक मिलेगा, उस सबक को हमें ग्रहण करना है और कोशिश करें आगे आने वाले टाइम में हिस्ट्री को समझ के उन सबक उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराई जाए। दूसरा, हमें हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलेगा। किसी समय हमारा, जैसे गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, अपना मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, चोल साम्राज्य की बात करते हैं, तो हमारा जो साम्राज्य, हमारा जो क्षेत्र था वो नीचे की साइड में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक था और ऊपर की साइड में अफगानिस्तान, ईरान तक था, ऊपर मध्य एशिया तक भी पहुंचता था हमारा क्षेत्र जो था। तो किसी समय हम इतने मजबूत थे। उस समय भारत में अलग अलग धर्मों ने जन्म लिया, भारत में सहिष्णुता थी, तो भारत के गौरवशाली इतिहास का पता चलेगा। उसमें हमें पता चलेगा कि पुराने समय पे कैसे मॉन्यूमेंट्स, स्मारक बनाए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। तो इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आ गई, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि एग्जाम पास करना है। इतिहास, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तभी आप लॉन्ग रन में कुछ अच्छा काम कर सकते हो। रट के और एग्जाम पास कर लो तो ठीक है, लेकिन इतिहास समझ के अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हो तो आप गलतियां नहीं करोगे जो इतिहास में गलतियां हुई, लाइक रिलीजियस वाली गलतियां। रिलीजियस वाली, कुछ एक लोग जैसे हो सकता है कि कट्टर रिलीजियस फॉलो करते हैं, तो इतिहास में उन चीज़ों पे सबक मिले हुए हैं कि उस समय जो है किसी राजा ने कट्टरता को अपनाया तो उसके कुछ समय बाद में वो राजा राज्य समाप्त हो चुका। लाइक औरंगजेब ने कट्टरता को अपनाया तो मुगल साम्राज्य उसके बाद में डिक्लाइन हो गया। जो भी कट्टरता को अपनाता है उसके बाद में रिवोल्ट होता है और फिर वहाँ से फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये इतिहास में सबक मिलते हैं। ओके, और मैप के थ्रू गौरवशाली इतिहास देखोगे तो अपने आप को भी गर्व महसूस होगा कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो धर्म पैदा हुए हैं हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, और जैसे कि बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से निकला हुआ है, हिंदुइज्म हमारा है ही, जैनिज्म, सिखिज्म, उसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय, छोटे छोटे संप्रदाय, अलग अलग विचारधाराएं यहाँ से निकल के गई हैं। और इस जर्नी में 5,000 की साल की जर्नी में भारत ने सहिष्णुता, टॉलरेंस को बहुत गहरे तक अपनाया हुआ है, अपने अंदर तक समाहित किया हुआ है। भारत के लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हैं, तो ये गुण भी हमारे अंदर जेनेटिकल आ जाता है। तो ये चीज़ भी हमें इतिहास से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब इतिहास पढ़ने के तरीके, ठीक है, और इतिहास के प्रकार। तो इतिहास पढ़ने के तरीके पे हम 3 तरीके से पढ़ते हैं नॉर्मली जब हम इतिहास को बांटते हैं। तो एक तो मैं आपको बोल देता हूँ नॉर्मली कि भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। पुराने समय पे ऐसे ऐसे बोल देते थे कि हिंदू इतिहास, मुसलमान इतिहास और अंग्रेज इतिहास, इस तरीके से बोला जाता था, लेकिन वो सही नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई परिभाषा थी, वो गलत थी, एक तरीके से प्रॉपर वे में गलत थी। अंग्रेजों ने पढ़ाना शुरू किया तब तो अंग्रेजों के समय पे यही इतिहास चलता था, लेकिन फिर बाद में जैसे यूरोप में इतिहास का लेखन किया गया ऐसे ही भारत में लेखन किया गया इतिहास का, कि भाई इसे धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाए, क्योंकि भारत एक छोटा सा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, ज्योग्राफिकल विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, रहन सहन की, सब चीज़ की विविधता है। तो एक ही तरीके से कैसे देख सकते हो, मतलब मुगल साम्राज्य जब रहा होगा, मान लीजिए कि अकबर का शासन है, अकबर तो चलो सेकुलर हो गया था, अकबर के अलावा औरंगजेब का शासन, वो मुसलमान है, तो उस समय क्या हिंदू नहीं थे? तो हिंदुओं का इतिहास कहाँ गया उस समय के हिंदुओं का? इसलिए उस तरीके को हटा देते हैं कि हिंदू मुसलमान वाला जो इतिहास है वो प्रॉपर गलत है। फिर जो यूरोपीय लोग बनाते हैं, लाइक लेखन के आधार पे इतिहास को बांटते हैं। लेखन के आधार पे कैसे होता है? एक होता है कि जब ना तो लिखना आता है ना पढ़ना आता है, उसे बोल देते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। जब मनुष्य गुफाओं में रहता है और कंदमूल फल खाता है, जानवरों का शिकार करता है, उसके अलावा लिखना और पढ़ना उसे बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, पाषाण युग भी उसे बोला जाता है, तो उसे हम प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्री प्लस हिस्टोरिक। ठीक है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य लिख तो चुका है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो लिपि थी वो हमारी समझ में नहीं आई है।
कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय पे हम समझ पाएँ, लेकिन वो लिपि समझ में नहीं आई है, तो उसे हम बोल देते हैं आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। यानी शुरुआत हो चुकी है लिखने की, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है वो मनुष्य अपनी भाषा डेवलप कर लेता है, लिपि डेवलप कर लेता है और उसे लिखना शुरू कर देता है। शुरुआत में वो श्रुति वर्जन में चलती है। श्रुति यानी गुरु अपने शिष्य को बोलता है, शिष्य फिर अपने आने वाली पीढ़ी को बोलता है। शुरुआत में उसका लिखावट नहीं होती है, बाद में धीरे धीरे उनको जो है वो संहिताबद्ध कर दिया जाता है। तो ये लेखन के आधार पे होता है। क्रैश कोर्स में मैं सब समझा चुका हूँ, बट रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरे तरीके से जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो धातु उपयोग के आधार पर इतिहास को पढ़ते हैं। धातु उपयोग यानी मेटल कौन सा यूज किया जा रहा है उस समय काल में, ठीक है। लाइक शुरुआत में मनुष्य पत्थर के औजार यूज करता था सिर्फ, तो पाषाण युग उसे बोलते हैं। उसके बाद में ताम्र युग आया, तांबा जो है उसका पता चला मनुष्य को, और तांबे का, और ताम्र और पाषाण दोनों को मिला के ताम्र पाषाण युग बोला जाता है। तो तांबे का पता चला तो ताम्र पाषाण युग हुआ। तांबे में टिन मिला दिया, थोड़ा और मजबूत हो गया तो कांस्य युग हो गया, ठीक है। और उसके बाद में लोहे की खोज आती है, और लोहे की जब खोज हो जाती है वो और अधिक मजबूत होता है। धातु का मतलब क्या हुआ, धातु से इतिहास कैसे बदला। देखो, शुरुआत में मनुष्य धातुओं के बारे में नहीं जानता, सिर्फ पत्थर उठाया, पत्थर से किसी जानवर को मार दिया, उसकी कुछ जो उसका खाल उतारना है या उसमें से मांस निकालना है वो पत्थर की सहायता से निकाल लिया उसने, ठीक है। धीरे धीरे जानवरों की हड्डियों को भी औजार के रूप में यूज करने लग गया। ये तो हो गया पाषाण काल, जो बहुत लंबे समय तक चला। अभी मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ जो क्रैश कोर्स में भी बताई, उसे दोबारा बताऊंगा मैं, ओके। जैसे कि मनुष्य की जब शुरुआत होती है, मनुष्य का जन्म माना जाता है अफ्रीका में, इथोपिया से, और ये काफ़ी पुरानी बात है, 40 लाख साल पहले की बात है। उस समय मनुष्य एक तरीके से जो था वो बानर के रूप में था, ठीक है। लूसी जिसका नाम दिया जाता है वो बानर के रूप में था। धीरे धीरे मनुष्य का जो माइंड है उसकी साइज में डेवलपमेंट होता है, और मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी सीधी होने लगती है। बानर जो होता है वो 4 पैरों पे चलता है, ठीक है। बानर के माइंड का जो साइज होता है वो कम होता है। मनुष्य के माइंड का साइज सभी जानवरों में सबसे बड़ा है, ठीक है, सभी जानवरों में। इसलिए जो मनुष्य है, जो बाकी एक्टिविटी साइज बड़ा है, इसलिए ही अलग एक्टिविटी है। धीरे धीरे ग्रोथ हुई है उसमें। दूसरा, पहले जब 4 पैरों पे चल रहा है, उसके बाद में उसने रीढ़ की हड्डी को सीधा करना शुरू किया है, तो 2 हाथ उसके खाली होने वाले होंगे, ठीक है। तो पाषाण युग में उसे नहीं पता है धातुओं के बारे में, बिल्कुल धातुओं के बारे में नहीं पता है, वो सामान्य जीवन जी रहा है। जैसे ही तांबा आता है, तो तांबा क्या है, पत्थर की तुलना में थोड़ा मजबूत है। पत्थर क्षणभंगुर है, अगर तुमने फेंक के मार दिया तो पूरा पत्थर ही टूट सकता है, उसमें किसी जानवर में दिया पत्थर भी टूट सकता है। तो उससे प्रॉपर स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तांबे को आप क्या है कि मोड़ सकते हो, और थोड़ा मजबूत है तो उसकी सहायता से हो सकेगा, तो जानवरों को मारने में आसानी हो जाएगी। दूसरे अलग अलग औजार बन जाएंगे, छोटे छोटे कपड़े बुनने के लिए उस टाइप में औजार बनने लग जाएंगे। कांसा और ज़्यादा मजबूत होता है, और उसके बाद में जब लोहा आता है तो लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसकी सहायता से खेती भी होने लग जाएगी क्योंकि हल बन जाएगा। और फिर आगे जो है वो इस तरीके से धातु उपयोग के आधार पे हम इतिहास को पढ़ते हैं। विचारधारा के आधार पे राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंटर ये होता है। राइट विंग वाले, लेफ्ट विंग वाले अलग अलग लेक्चर हैं मेरे, वो देख लेना, उनमें अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। क्रैश कोर्स में भी प्रॉपर वे में समझाया हुआ है। तो पहले ही मैंने बोल दिया है कि एजम्पशन ये है कि आप क्रैश कोर्स देख चुके होंगे, ओके। क्या हमें इतिहास रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना है इतिहास, ठीक है। इतिहास पढ़ने के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग करें? देखो, वही है स्टोरी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली। तो यहाँ पे मैंने पुस्तक बताई हुई है, कौन कौन सी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं इतिहास के लिए। सबसे बेसिक है, हमारे लेक्चर कंप्लीट देख लेना, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, और कुछ मत पढ़ना। एनसीईआरटी क्लास 6 की, अगर एनसीईआरटी के लिए पढ़ रहे हो तो क्लास 6 की बुक आती है, ठीक है। और क्लास 12th में पार्ट 1 आता है दोनों एंशिएंट के लिए। 12th में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंशिएंट के लिए, सेकंड मिडाइवल के लिए, और थर्ड जो है वो मॉडर्न के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक पूरा फ्लो देखते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लेक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये है पेज नंबर, आप 4 पे आ जाइए। इस लेक्चर सीरीज में हम कौन कौन से लेक्चर कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये इंट्रो हो गया, इसमें इंट्रो हो जाएगा। इसके बाद में लेक्चर सेकंड जो रहने वाला है वो अपना हिस्ट्री थ्रू मैप्स, इतिहास को मैप्स के द्वारा समझना, ठीक है। उसके बाद में लेक्चर नंबर अगला जो रहेगा, यहाँ पे नंबरिंग में चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत,
प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल को पूरा हम देखेंगे। 1.5-2 घंटे हो गए उसमें, पीडीएफ तैयार है, तो 1.5-2 घंटे उसमें लगेंगे। तो पाषाण काल की पूरी घटनाओं को देखेंगे। पाषाण काल जो होता है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, 5 लाख साल से लेके, आज से 5 लाख वर्ष पूर्व से लेके और आज से 10,000 बीसी तक, यानी 12,000 साल पहले तक का वो समय होता है पाषाण काल। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी हम फिर 2-3 भागों में बांट लेते हैं, निम्न, मध्य और उच्च, इस तरीके से वो पूरा देख लेंगे। फिर हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। ये आद्य ऐतिहासिक जो सभ्यता है, एक तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे, क्योंकि इसकी लिपि जो है वो है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। उसके बाद में वैदिक युग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के रूप में। देन हम महाजनपद काल को मैप के थ्रू अच्छे से देखेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों के एक एक लेक्चर रहेंगे, कंप्लीट लेक्चर रहेंगे, बड़े बड़े लेक्चर रहेंगे। हिंदू धर्म को मैंने एक्स्ट्रा शामिल किया है, इस पे थोड़ा सा बड़ा लेक्चर रहेगा। ओके। मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, दक्षिण भारत, संगम युग, पल्लव, चालुक्य साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल, ये रहेंगे। और उसके बाद में जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, यानी गुप्तोत्तर काल के बाद में हर्षवर्धन आता है, फिर 3 जो स्टेट्स होते हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनमें संघर्ष होता है, तो वो मध्यकालीन भारत में शामिल करेंगे। फिर चोला एम्पायर को मध्यकालीन में शामिल करेंगे। फिर उसके बाद में कन्फ्लिक्ट का एज चलती है, अलग अलग राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत आती है। फिर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य साउथ वाले वो देखेंगे, मुगल एम्पायर देखेंगे, मराठा एम्पायर एंड रीजनल स्टेट और रिलीजियस मूवमेंट, ये जो है वो मध्यकालीन भारत में रहेगा। तो अपना प्राचीन काल भारत वाले में करीब करीब 15 टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, सभी लेक्चर 1-1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास में रहेंगे, वो आप कंप्लीट देखना है। ये नेक्स्ट पेज आप देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 5 में जो मैंने बात अभी आपको समझाई वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्रैश कोर्स में काफ़ी बार देख चुके हैं। ओके। अब एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें सच्चाई का कैसे पता चले, कि हमें कैसे पता चलेगा कि आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 50 साल पहले जो हुआ वो सही था या गलत था, अब हमें जो बताया जा रहा है वो सच में है या नहीं है। देखो, इतिहास एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी किसी से लड़ाई मत करो इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास, क्योंकि हमारा जो भारत का इतिहास है ना, आज से 200 और 300 साल पहले तो कोई इतिहास था ही नहीं। हम लोगों को ही नहीं पता था कि हमारे समय पे कोई अशोक साम्राज्य रहा, अशोक नाम का कोई सम्राट रहा था। अशोक के बारे में नहीं जानते थे 200-300 साल पहले। अंग्रेजों ने जब अशोक के पिलर्स को, रॉक एडिक्ट्स को खोजा, उसके आधार पे हमने उसका जो क्षेत्र है और उसका समय का अनुमान लगाने की कोशिश की। उससे पहले कैसे अनुमान लगाया होगा? उससे पहले अनुमान लगाया जाता है पुरातात्विक स्रोतों से। तो एक लेक्चर अपना पूरा रहेगा इतिहास के स्रोत। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम उस समय के जो मृदभांड हैं उन्हें देखते हैं। उस समय के जब खनन किया जाता है तो उसमें अलग अलग पदार्थ निकलते हैं, उनके आधार पे समय का अनुमान लगाते हैं। रेडियो कार्बन विधि है, उसके आधार पे C14। ठीक है, उसके अलावा अगर लंबा समय है तो यूरेनियम के आधार पे लगाया जाता है। उसमें अर्धायु के आधार पे अनुमान लगाया जाता है। साइंस का टॉपिक है, देख लेंगे उसे भी। और पुरातात्विक के अलावा दूसरे स्रोत होते हैं साहित्यिक। साहित्यिक में एक होते हैं धर्म वाले, जिसमें हिंदू, जैन, बुद्ध के धर्म के साहित्य, और एक होते हैं गैर धार्मिक, जो नॉन रिलीजियस होते हैं, लाइक अपना चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है। ठीक है, जिसमें राजनीति के बारे में बात की गई है। और कुछ विदेशी यात्री आए भारत में, उन विदेशी यात्रियों ने चीन से आए, अरब से आए, और उसके अलावा अफ्रीका वाले क्षेत्र से, यूनान से भी आए। तो उन्होंने भी अपनी किताबें लिखी, उन किताबों के आधार पे भी हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। वो एक पूरा लेक्चर रहेगा। चलो एक कहानी पूरी हम देख लेते हैं। वो कहानी है अपने इतिहास बनने की, जिसे मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, और इसके आधार पे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आप पेज नंबर 6 पे आइए। ठीक है, ये कहानी थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जनरेट कर देगी। बस एक कहानी है पूरी, एक तरीके से भारतीय इतिहास की पूरी कहानी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो इस सिलेबस है हमारा आगे बढ़ेगा, किस तरीके से हमने इस सिलेबस को डिजाइन किया। देखो, पुरानी चीज़ों का जो पता लगाया जाता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लगाया जाता है, किताबों के आधार पर लगाया जाता है, विदेशी यात्री आए होंगे उनके आधार पर लगाया जाता है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 200-300 साल पहले हमें नहीं पता था कि कोई अशोक नाम का सम्राट रहा होगा। हमें आज से 150 साल पहले नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज़ थी। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में। वो तो खोज हुई, कार्बन 14 विधि का यूज किया, अनुमान लगाया कि वो समय रहा होगा, और इतिहास को जिस तरीके से बांट रखा है उसमें उन्होंने फिट बैठाने की कोशिश कर ली होगी। इतिहास 100% सच कभी नहीं हो सकता। ये तो आपको भी पता है कि आज के समय पे जब चीज़ें झूठ बोल दी जाती हैं तो आज से 100 साल पुरानी चीज़ों में झूठ क्यों नहीं बोला जा सकता। ठीक है, लाइक जो आदमी इतिहास लिख रहा है वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख देगा। भाई औरंगजेब के दरबार में कोई कभी अगर औरंगजेब का इतिहास लिख रहा है तो औरंगजेब की बुराई क्यों करेगा, वो औरंगजेब के लिए अच्छा अच्छा ही लिखेगा ना। तो इतिहास लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी इतिहासकार होते हैं वो उन सबको मिला के एक मिला जुला इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास की कहानी शुरू होती है 13.5 अरब वर्ष पूर्व, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये लेक्चर मैं आपको ज्योग्राफी में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ और उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है। पेज नंबर 6 पे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, बिग बैंग सिद्धांत के आधार पे माना जाता है एक छोटा सा कण था जिसमें सब कुछ समाहित था, सारा एनर्जी और सारा मैटर उसी के अंदर था। उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो बिखर के बनना शुरू हुआ। बाद में धीरे धीरे 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है वो पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरुआत में आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे बादलों का निर्माण हुआ, ठंडी होने लगी। ये पूरी कहानी सुना दी। सबसे पहले जो जीवन की शुरुआत होती है वो जल के अंदर होती है। जल के अंदर छोटी एक की उसकी जीव बनते हैं जिसे हम चिनोप्स के रूप में याद रखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस मिलकर के एक छोटा जो कोशिका बनाते हैं, वो पहला जीव होता है जिसमें जीवन है। उससे पहले सब निर्जीव चीजें। ठीक है, ये जल के अंदर शुरुआत होती है। वहां से धीरे धीरे एक इतिहास का ये भी ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड जब हिस्ट्री देखते हैं तो 13.5 अरब वर्ष हो गए। 13.5 अरब वर्ष में 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी आई, उसमें भी 40 लाख वर्ष तक मनुष्य नहीं था। ठीक है, 40 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य बनाए। अब मनुष्य बना कैसे? जो एक सिद्धांत है डार्विन का जिसमें फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, ठीक है, और परिस्थितियों के अनुसार से अपने आप को बदल लेने का एक सिद्धांत है। तो जैसी जैसी परिस्थितियां आई, अलग अलग जानवरों ने अलग अलग रूप जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। तो डार्विन के सिद्धांत के आधार पे ही ये बात बोली जाती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। ठीक है, उन बंदरों में और हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, यानी लूसी जो है, उसमें थोड़ा सा अंतर क्या आता है। एक तो ये खड़े होने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में प्रॉपर वे में खड़े नहीं हो पाते, कोशिश करते हैं खड़े होने की। ठीक है, मोर अंतर क्या आता है, ये औजारों को शुरू कर लेते हैं, औजार बनाना शुरू कर लेते हैं और हाथों को फ्री करने की कोशिश करते हैं। ये अंतर आता है बाकी जानवरों में और जो मनुष्य है। तो पहली बार जो मनुष्य बनता है वो 40 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में बनता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य पूरे विश्व में फैलता है, अफ्रीका से निकल के अपने भारत वाले क्षेत्र में आता है, यूरोप वाले क्षेत्र में जाता है, चाइना की साइड तक जाता है। और जब इतिहास चलता है तो बीच में हिमयुग और गर्म युग आता है, वार्म एज एंड कोल्ड एज आती रहती है। कोल्ड एज में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो समुद्र है वो जम जाता है, तो बीच बीच में समुद्र को पार करके मनुष्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच चुका था। ठीक है, तो आदि मानव का पूरे विश्व में विस्तार होता है। शुरुआत में असभ्य होता है, कोई सभ्यता नहीं आती है उसे। तो उस समय के इतिहास को 5000 साल से लेके और करीब करीब 3000 बीसी तक के, बीसी और एडी क्रैश कोर्स में बता चुका हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एना डोमिनी यानी ईस्वी, आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, वो मैं क्लियर समझा चुका हूँ, बार बार समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसे। शुरुआत में असभ्य था, तो उस असभ्य काल को हमने 3 भागों में बांटा है, वो याद रखना होगा। जब वो पत्थर के औजार यूज कर रहा है, पत्थर के औजार और पत्थर के हथियार यूज कर रहा है, उस काल को हमने 3 भागों में बांट लिया। ये समय थोड़ा सा आप देखना चाहें तो जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल 5 लाख से हम शुरू करते हैं, 5 लाख बीसी से शुरू करते हैं हम, 5 लाख बीसी से शुरू करते हुए और उसे हम करीब करीब
3000 BC तक लेके आ जाते हैं। ठीक है, 5 लाख BC से और 3000 BC कुल मिला के 4,97,000 साल की ये पूरी कहानी है। उसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब असभ्य है, थोड़ा थोड़ा वो चीज़ों को सीखता है, 2 पैरों पे चलना सीखता है, आग का आविष्कार करता है, पहिए का आविष्कार करता है और खेती की खोज करता है, तो वो सभ्यता की ओर बढ़ जाता है। सभ्यता की ओर जब बढ़ जाता है तो स्थायी निवास करना शुरू कर देता है, पशुपालन, खेती और सभ्यता की शुरुआत कर देता है, जिसमें IBC आती है अपनी। ठीक है, उसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है, चीन की सभ्यता आती है, यूनान की सभ्यता आती है, रोम की सभ्यता आती है। ठीक है, अब भारत की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन के बाद में भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। आर्य लोगों का जैसा कॉन्सेप्ट में बताया जाता है उसका खंडन भी करने वाले लोग हैं। देखो, इतिहास में जब लेफ्ट विंग, राइट विंग और ये इतिहास देखते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इतिहास बताता है। आर्य वाली जो थ्योरी है उसे आज के समय पे बहुत सारे लोग नकार देते हैं बिल्कुल ही, कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए, यहीं के हैं। आर्य इन द सेंस ये होता है कि हमारी जो सवर्ण कास्ट हैं, हायर कास्ट हैं, उन्हें आर्य माना जाता है। ठीक है, तो आर्य लोगों का जो NCERT बताती है या जो पुराने टाइम के लेफ्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने उसी तरीके से, या जवाहरलाल नेहरू ने जो कहानी बताई उसके आधार पे भी, तो ये आर्य लोग जो थे, इंडो आर्यन जो लोग हैं, वो मध्य एशिया वाले क्षेत्र से भारत की साइड में आए। अब इसका थोड़ा बहुत अनुमान कैसे मिलते हैं कि तुर्की में वो कोई एक पत्थर मिल जाता है तो उस पर वहाँ पे देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, इंद्र वगैरह, वायु वगैरह, तो उससे अनुमान लगाते हैं कि ये इंद्र और ये यहाँ पे हैं और वहाँ पे भी हैं, तो हो सकता है कि यहाँ होकर के वहाँ गए होंगे। इस तरीके से अनुमान लगाया जाता है। तो वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हम 1500 से 500 BC के आसपास मानते हैं, जिसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। वहीं पे महाकाव्य काल होता है रामायण का और महाभारत वाला। ठीक है, रामायण का और महाभारत वाला, ये करीब करीब 800 BC के आसपास में लिखी जाती हैं। ओके, देन महाजनपद काल आता है 600 BC के आसपास में। फिर धीरे धीरे जो ब्राह्मण धर्म के कारण या ब्राह्मण संप्रदाय के कारण जो कुरीतियाँ आ गई थी, उनके खिलाफ में धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में नए धर्म निकल के आते हैं। ठीक है, अगर साउथ की बात करें तो उस समय संगम काल चल रहा था और महाजन पद में से एक मगध साम्राज्य जो है वो अपने आप को बड़ा करना शुरू कर देता है। ठीक है, मगध जो क्षेत्र है वो बड़ा होने लग जाता है और उसके भी अलग अलग कारण है। सबसे बड़ा कारण है वहाँ लोहे की खदानें निकल के आ गई, तो अधिक लोहा हो गया। लोहा होगा तो हथियार होंगे, हथियार होंगे तो जंगलों को काटा जा सकता है। जंगलों को काटे जाने के अलावा वहाँ पे आप जब युद्ध करने जाओगे तो उसके लिए बड़े हथियार हैं, तो दूसरे लोगों पे आक्रमण अच्छे तरीके से कर पाओगे। और वो जो क्षेत्र था वो सुरक्षित क्षेत्र था, पानी, गंगा नदी वहाँ होके जा रही है, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र, तो मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। जब अपना मौर्य वंश कंप्लीट हो जाता है, मगध में से ही अलग अलग वंश निकल के आते हैं एक्चुअली में, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, इस तरीके से शुरुआत में, फिर बाद में मौर्य वंश आ जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू होता है, मौर्य वंश आ जाता है। फिर विदेशी शासक भारत पे आक्रमण करना शुरू करते हैं, हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, इस तरीके से आते हैं। उसके बाद में बीच के समय पे कोई अता पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 100-150 साल में उत्तर भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो डायरेक्ट हम गुप्त साम्राज्य पे आते हैं, जिसे हम स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। गुप्तोत्तर काल आता है जिसमें हर्षवर्धन आता है, दक्षिण के शासक उनको अलग देखते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार। फिर मध्यकालीन पे आते हैं, फिर आधुनिक पे आते हैं, कांग्रेस का, और फिर 1947 तक ये आ जाते हैं। इन सबको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, हिस्ट्री थ्रू मैप्स, उसमें थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाऊंगा मैप्स के थ्रू, तब अच्छे तरीके से क्लियर आएंगे। अब डेट्स को देख लो एक बार बस, बाकी चीज़ इंट्रोडक्शन वाली क्लियर हो गई। इंट्रोडक्शन में बस कहने का मतलब ये है कि आप क्रैश कोर्स पहले ज़रूर देख लेना पूरा, उसमें मैंने शुरुआत में 1.5-2 घंटे में बहुत अच्छी चीज़ें समझाई हुई हैं। ये पेज नंबर आप 9 ले लीजिए, उसमें डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, डेट्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पेज नंबर 9 पे आइए। देखो, हिस्ट्री को मैंने, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें 3 भाग बांट दिए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है वो आपकी 5 लाख BC से लेके और 1000 BC तक चलती है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा समय हो गया
ठीक है। अब समय पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि कोई गारंटी है ही नहीं हुआ क्या था, ठीक है। कोई भी प्रॉपर, आज के समय पे तो क्या है कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो प्रॉपर एविडेंस मिल जाते हैं। उस समय के अशोक के पिलर मिले तो पिलर के आधार पर अनुमान लगा लिया कि यहाँ रहा होगा। 100% हमें यह भी नहीं पता कि अशोक का ओरिजिनल नाम ही क्या था, ठीक है, नाम क्या था उसका ओरिजिनल, ये भी नहीं पता हमें। कहीं पे प्रियदर्शन लिखा हुआ है, अब हो सकता है वो उपाधि रही हो, ओरिजिनल नाम वो रहा हो। अशोक जो है 2-3 जगह अशोक लिखा हुआ है, उसके अलावा भी कोई और नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये डेट्स पे और इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो प्री हिस्ट्री को हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण। पुरापाषाण को हम कितने से कितने तक चला रहे हैं, 5 लाख से 10,000 BC तक। देखिए मैप में, देखिए पेज नंबर 9 में पुरापाषाण दिख रहा है। पैलियोलिथिक कितने से कितने तक चला रहे हैं, 5 लाख से 10,000 तक, ठीक है। उसके बाद में आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक को कितने से कितने तक चला रहे हैं, 9,000 से 4,000 तक। और नियोलिथिक, इसको कितने से कितने चला, 7,000 से 1,000। अब ये बोल रहे होंगे सर इसमें 4,000 आ गया, 7,000 कैसे आ गया, इस पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये जो डिसाइड किया है इन्होंने, पुरापाषाण में क्या होता था कि मोटे मोटे पत्थरों को यूज किया जाता था, ठीक है। मीजोलिथिक में उन पत्थरों को थोड़ा सा तीखा किया जाने लग गया, उन्हें एक तरीके से डिजाइन दे करके, शेप दे करके और अलग अलग यूज किए जाने लग गए। और नियोलिथिक में प्रॉपर हर काम के लिए एक छोटा, बिल्कुल माइक्रोलिथ पे आ गए, छोटे से छोटे पत्थर पे, हड्डियों के छोटे से छोटे औजार पे आ गए। ये जो बनाया हुआ है हमने इतिहास को यहाँ पे, अब मान लीजिए कि ये जो हिस्ट्री लिखने वाले होते हैं, पुरातात्विक वाले होते हैं, एएसआई वाले होते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले, ये घूम रहे हैं कहीं भीमबेटका में घूम रहे हैं। भीमबेटका में घूमते घूमते उन्होंने देखा कि यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं में उन्हें एक चित्र मिल गया। तो चित्र के आधार पे वो अनुमान लगाएंगे कि यार हो सकता है ये जानवरों से डर रहे हैं। वहाँ पे एक चित्र में एक व्यक्ति जो है वो आग लेके खड़ा हुआ है और जानवर का फोटो इस तरीके से। अब वहीं पे उन्हें कुछ औजार मिल गए, कोई पत्थर मिल गए, कोई नुकीले पत्थर मिल गए इस तरीके से। तो मोटे पत्थर मिले होंगे तो उस जगह के अनुमान लगा लिया कि ये प्रागैतिहासिक काल वाला समय रहा होगा, जब उसका दिमाग तीक्ष्ण नहीं था, बस जैसा पत्थर मिला उसी तरीके का औजार यूज करने लगे। फिर जब उसे थोड़ा सा डिजाइन करके विशेष काम के लिए विशेष पत्थर मिलने लगे होंगे तो उसने बोल दिया होगा मीजोलिथिक, ठीक है, मध्य पाषाण काल की। यहाँ में इसमें जो है वो पत्थर की वो डिजाइन यूज करने लग गया। एंड लास्ट में नियोलिथिक, जब हर काम के लिए अलग तरीके के औजार और हथियार बनाने लग गया। और इस नियोलिथिक में 2-3 चीजें और नई होने लग जाएंगी। नियोलिथिक में वो जो खेती करने की शुरुआत भी कर लेगा, ठीक है। पैलियोलिथिक की खास बात यह है, पैलियोलिथिक के लास्ट समय पे आग का खोज होता है। पैलियोलिथिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, पुरापाषाण। मीजोलिथिक को मध्य पाषाण और नियोलिथिक को नवपाषाण। पैलियोलिथिक को भी वो 3 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि बड़ा समय हो गया 5 लाख से 10,000, तो वो थोड़ा सा 3 भागों में बांट देते हैं, लेकिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। एक बांटते हैं उच्च, एक बांटते हैं मध्य, एक बांटते हैं निम्न, इस तरीके से बांटते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, ओके। प्रोटो हिस्ट्री जो पीरियड होता है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, और उसके बाद में आईबीसी को, यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन को हम हिस्ट्रिक में शामिल करेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है कि हिस्ट्रिक है, हिस्टोरिक, उसके जो ग्रंथ हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस समय नहीं लिखे गए थे। उस समय क्या होता था, श्रुति चलती थी। श्रुति ग्रंथ का मतलब ये होता है कि भगवान ने गुरुओं को बताया कि वास्तविकता सच्चाई क्या है, उन गुरुओं ने उस सच्चाई को अपने शिष्यों के लिए बता दिया। अब शिष्य आगे उसे फॉलो करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली जनरेशन वाई जनरेशन पास होता जा रहा है वो नॉलेज, ठीक है। तो उसे हम जो है वो हिस्टोरिक में शामिल कर लेंगे, प्रोटो में नहीं, हिस्टोरिक में शामिल कर लेंगे। बाकी जो भी वेद हैं, जो भी आरण्यक हैं, जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सबको 1000 एडी के बाद में लिखा गया है। पुराने ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं मिलेगा। शुरुआत में तो श्रुति चलती थी। 1000 एडी यानी ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके 1,500-2 हज़ार साल बाद में लिखा गया, ठीक है। 1100 एडी के आसपास में शुरुआत होती है लिखने की, ठीक है। तो इसे अर्ली, ये आप ये देख लीजिए बस
डेट्स क्या रहेंगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2500 से लेके हम 1750 BC पढ़ेंगे, या 1900 लिखा हुआ है तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। और अर्ली ऋग्वेदिक का 1500 से 1000, लेटर यानी उत्तर का 1000 से 500 BC। और जब हम हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं तो एंशियंट में 600 BC से 750 AD तक, जिसमें हम महाजनपद काल, मगध, ये डेट्स लिखी हुई हैं, ये आप खुद से देख लेना क्योंकि मैं क्रैश कोर्स में पूरे तरीके से बता ही चुका हूँ उन सब चीज़ को, तो यहाँ बार बार नहीं बताने की ज़रूरत है। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की वो चली रही है, यहाँ पे डेट्स लिखी हैं, ये खुद आपको देखनी होंगी। ओके, तो ये अपना एंशियंट हिस्ट्री का शुरुआत हो चुकी है। बुक्स में आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमारी जो PDF है वो कंप्लीट पढ़ लेना, बहुत एनफ रहेंगी, बहुत सारी रिसर्च के बाद बनेंगी। उसके बाद में हिस्ट्री की NCERT की आप पढ़ सकते हैं, तो वो कंप्लीट पढ़ लेना, 6 वाली और 12th वाली। और अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हैं तो RS शर्मा, रोमिला थापर और भारत एक खोज करके बुक हैं अलग अलग, इन बुकों में से किसी एक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फुल कोर्स रहेगा जिसमें सब कुछ आपको 80 से 90% सवाल जो है वो कवर हो जाएंगे। लास्ट पेज पे आप आइए, लास्ट पेज पे इसमें वही चीज़ें दोबारा से लिखी हुई हैं, उनको दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इस वाले लास्ट पेज पे जो अपना पेज नंबर 14 है, इसमें जो मैप लगा हुआ है इसे मैं हर लेक्चर की शुरुआत में लगाऊंगा। पेज नंबर 14 वाला जो मैप है उसे हर लेक्चर की शुरुआत में लगाऊंगा ताकि रिवाइज होता रहेगा। अब आप बोलिए, मैं यहाँ पे सुनता चलूंगा बस। ठीक है, हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला कौन सा है? प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, हाँ, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक और उसके बाद में ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक को हम स्टोन एज और मेटल एज के आधार पर बांट लेते हैं, यानी पत्थर युग और धातु युग के आधार पर पढ़ लेते हैं। पत्थर युग जो है वो, पाषाण युग जो है वो, हम उसे 3 और भागों में बांटते हैं। उसे 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण युग को 5 लाख BC से लेके और 1000 BC के आसपास तक मानते हैं, तो उसे भी 3 भागों में बांटते हैं, पुरा, मध्य और नवपाषाण। 3 पार्ट हो गए। ठीक है, एक पार्ट इधर प्री हिस्ट्री वाला कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं? IBC को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसका समय हम करीब करीब 2500 से लेके और 1750 BC के आसपास तक रखते हैं। फिर हिस्टोरिक में जब हम आते हैं तो सबसे पहले किसकी शुरुआत होती है? वैदिक सभ्यता की। वैदिक को भी 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हुए? अर्ली यानी ऋग्वेदिक, और दूसरा लेटर वैदिक यानी उत्तर, जिसमें बाकी के वेद जो आते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो आते हैं उस समय के काल को। और ये समय कौन सा रहता है लेटर वैदिक का? उत्तर वैदिक का कौन सा रहता है? 1000 BC से लेके और 500 BC के आसपास में। ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। ओके, उसके बाद में समय जो आता है वो महाकाव्यों वाला समय आता है, रामायण महाभारत वाला समय आता है। फिर महाजनपद काल आते हैं, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है, क्षेत्र का विस्तार होने लग जाता है, महाजन बनने लग जाते हैं। ठीक है, महाजनपद, जन और पद, लोगों के पैर, और वो भी बड़े क्षेत्र में। ठीक है, तो 16 महाजनपद आते हैं, तो ये पूरा एक लेक्चर रहेगा। महाजनपद काल के बाद में क्या होता है? जो कुरीतियाँ आ चुकी हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं, धार्मिक सुधार होते हैं, जिनमें से 2 सबसे बड़े धर्म जो निकल के आते हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, 2 धर्म आते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे मगध साम्राज्य जो है, जो महाजनपद हैं उनमें से मगध वाला जो महाजनपद है वो अपने आप को बड़ा करने लग जाता है। तो मगध के अलग अलग वंश आते हैं, 5 वंश आते हैं, और उन वंशों के बाद में जब लास्ट में अपना पद्मनंद, जो महापद्मनंद है, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है, और मौर्य साम्राज्य बड़ा होने लग जाता है, अपने क्षेत्र को विस्तार करने लग जाता है, और अशोक तक बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य होता है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे मौर्य साम्राज्य जैसे डिक्लाइन होता है, उसके बाद में भारत पे बाहर से विदेशी आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं, शाकून, कुषाण, ठीक है, यवन, इस तरीके से लोग आने लग जाते हैं। बीच में इतिहास गायब हो जाता है। ये सब जो समझ में आएगा ना, वो मैप से समझ में आपको आएगा, क्योंकि उसमें मैप में कौन सा साम्राज्य कहाँ पे वो सब दिखा हुआ है। ठीक है, साउथ में उस समय संगम युग चल रही है, ये करीब करीब 1 AD के आसपास में
300 BC से लेके और 200 AD के आसपास तक बीच का समय होता है, फिक्स समय कुछ भी नहीं है। संगम में क्या होता है, संगम साहित्य का निर्माण होता है और उसी के आधार पे हम साउथ का इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के जो साहित्यकार होते हैं वो मिलकर के संगीतियाँ करते हैं और उनका निचोड़ लिखा जाता है संगम साहित्यों के अंतर्गत, ठीक है। तो उस संगम साहित्य के आधार पे ही हम वहाँ का इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। जब एडी की शुरुआत हो चुकी है उस समय, और वहाँ पे 3 साम्राज्य माने जाते हैं संगम काल के समय पे, चोल, चेर और पांडे। ये चोल जो है वो 2 पार्ट में आता है एक्चुअली में, एक पुराना चोल रहता है, एक 820 एडी के आसपास में दोबारा से आता है, ठीक है। फिर जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो विदेशी आक्रमण होते हैं और बीच में गायब होने के बाद में फिर से गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बाद में फिर से हुड इन्वेजन होते हैं और उसके बाद में आपको पता ही है जो बाहर से आने के बाद में फिर हर्षवर्धन एक अकेला व्यक्ति आता है जो दोबारा से कोशिश करता है, फिर मध्यकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला मैप जो है वो मैं हर लेक्चर के बाद में आपको कंप्लीट लगाऊंगा, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। दोबारा से अपना क्रैश कोर्स पूरा देख लेना है कंप्लीटली, ठीक है। शुरुआत का 1 घंटा तो कम से कम उसमें देख ही लेना है, ओके। और अब हम जो नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं वो हिस्ट्री थ्रू मैप्स देने वाले हैं, ठीक है। वो शुरू करते हैं।